नमस्कार साथियों, हमारे स्मृति सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, आप कैसे हो सभी? आप रिवीजन कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे संधि और हमने दो संधि पढ़ ली है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखियो साथियों, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हर टॉपिक में रिवीजन तो करना ही है, लेकिन संधि में विशेष रूप से आपको जितने अभ्यास है, बार बार आप अभ्यास करोगे, एक बार आप समझ लोगे और फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले संधि संबंधी उदाहरणों को आप हल करने का प्रयास करोगे तो फिर संधि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। जैसे कि कहा जाता है ना कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और विद्या भूली क्यों। यानी इसका एक शब्द में अर्थ है फेरा नेता। बार बार रिवीजन करे हुए, यानी घोड़े को अब घुमाया नहीं, इसलिए वो प्रतियोगिता दौड़ पार नहीं कर सका, अड़ गया। और पान को उल्टा पलटा नहीं, इसलिए सड़ गया। और रोटी को फेरा नहीं, पलटा नहीं, इसलिए वो जल गई। इसी प्रकार विद्या है जो बार बार आपको रिवीजन, बार बार उसे उल्टना पलटना करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब हम इस ज्ञान को भूलेंगे नहीं। तो चलिएगा, आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखिएगा, संधि के तीन भाग है, मुख्य रूप से तीन भेद है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले अपनी दो क्लासें हो चुकी हैं, उसमें अपने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की एक मुख्य बात है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो जैसे अपन ने कहा कि स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि। व्यंजन में तीन टाइप थे, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन, तो वह व्यंजन संधि होती है। तो विसर्ग संधि में भी यही है कि इसकी एक ही मुख्य शर्त है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तो वह विसर्ग संधि होगी। और उसके बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो चलिएगा, देखिए अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए और विकार उत्पन्न हो तो वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे यस प्लस दा, यहां पर विसर्ग चेंज हो जाता है और ओ में बदल जाता है और यह शब्द बन जाता है यशोदा। इस प्रकार और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क प्लस अपी, क प्लस अपी, इसको जोड़ोगे तो ये विसर्ग चेंज हो जाएगा ओ में, ओ में चेंज हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा को। और ये अ है, ये अवग्र चिन्ह बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा को अपी। ये कैसे होगा, ये अपन आगे नियमों में पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा धनु प्लस धारी, धनु प्लस धारी, और ये विसर्ग चेंज होकर के रे बन जाएगा और इस जुड़ेगा तब वर्ड बन जाएगा धनुर्धारी, धनुर्धारी। यानी यहां विसर्ग रे में बदला। कहने का अर्थ है कि विसर्ग चेंज होगा, कहीं विसर्ग का लोप होगा,
कई विसर्ग यथावत रहेगा, कई विसर्ग किसी दूसरे वर्ण में बदल जाएगा। जो जो ये प्रक्रिया होती है वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे अपन इसको विसर्ग संधि को इस एक फ्लो चार्ट के रूप में, इस डायग्राम के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे अपन एक एक उदाहरण, एक एक नियम का एक्सप्लेन करेंगे। विसर्ग संधि, अपनी जो तीसरी संधि है वो है विसर्ग संधि। पहला नियम इसका है, नियम फर्स्ट यह है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। कब बदलेगा? विसर्ग ओ में बदलेगा जब बाद में घोष वर्ण आए, घोष वर्ण परे रहते, घोष वर्ण परे रहते, यानी द्वितीय पद का पहला वर्ण घोष वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। फिर है दूसरा, विसर्ग का रे में परिवर्तन, विसर्ग रे में बदल जाएगा। कब बदलेगा? विसर्ग रे में कब बदलेगा? विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाएगा कि इसमें एक नियम है, वो अपन आगे नियमों में पढ़ेंगे। यहां नियम यह है कि विसर्ग ओ में बदलेगा कि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में घोष वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदलेगा, और यहां है कि अ को छोड़कर दूसरे वर्ण आए तो विसर्ग र में बदलेगा। और उसके बाद तीसरा नियम है कि अंत तथा पुनः उपसर्ग के बाद घोष वर्ण आने के बाद विसर्ग का रे में परिवर्तन। अंत तथा पुनः उपसर्ग के बाद अगर घोष वर्ण आता है तो विसर्ग रे में बदल जाएगा। अब ये एक बार इसे समरी के रूप में देख लो। विसर्ग का यथावत रहना, चौथा नियम। पांचवा, विसर्ग का लोप होना। छठा है अघोष वर्णों की संधि, यानी विसर्ग के बाद अगर अघोष वर्ण, जो अघोष वर्ण 13 है, वो 13 अघोष वर्ण आए विसर्ग के बाद तो अलग अलग सकार में बदलेगा विसर्ग, कि तालव्य में बदलेगा, मूर्धन्य में भी बदलेगा और दंत्य में बदलेगा। ये कैसे बदलेगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिएगा अब शुरू करते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। पहला नियम विसर्ग संधि का पहला नियम, नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1, विसर्ग का ओ में, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ओ में, घोष वर्ण परे रहते, घोष वर्ण परे रहते। ये नियम नंबर फर्स्ट है विसर्ग संधि का। नियम नंबर फर्स्ट में यह है कि विसर्ग ओ में बदल जाएगा, घोष वर्ण परे रहते। देखो इसमें दो स्थिति बनती है कि इसमें आगे इसके एक्सप्लेन है, लिखो। जब विसर्ग से पूर्व स्वर वर्ण आए और बाद में घोष वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। इसको अपन एक फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे
इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। विसर्ग से पहले अ स्वर आए और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आए, घोष वर्ण। तो विसर्ग, ये जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ये इसका टाइप फर्स्ट है और इसी का टाइप सेकंड ये है। सेकंड टाइप ये है कि विसर्ग यानी विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग हो और उससे पहले अ हो। अ तो इन दोनों में ही है, यहां भी प्लस से पहले अ है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ स्वर है। इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है, लेकिन बाद में भी अ आ जाए तो यहां एक नई स्थिति बनती है। क्या बनती है? विसर्ग, विसर्ग जो अ है ये तो ओ में बदलेगा ही, यहां पर तो ये ओ में बदलेगा, लेकिन यह अवग्र चिन्ह बन जाएगा इसका, ये अवग्र चिन्ह बन जाएगा, अवग्र चिन्ह, ये अवग्र चिन्ह बन जाएगा। जैसे अवग्र या अवग्र चिन्ह बनेगा, अ का अवग्र चिन्ह, यानी जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा क प्लस अपी, क प्लस अपी, इस शब्द का अंतिम वर्ण यानी पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व क के साथ क्या है? अ। क के साथ अ है और प्लस के बाद भी क्या है? अ। अ वैसे घोष वर्ण है, अ क्या वर्ण है? घोष वर्ण है। अघोष होने की वजह से ये विसर्ग तो ओ में बदलेगा और ये ओ में बदल के क्या के साथ को बन जाएगा, लेकिन यहां यह अ है, यह अवग्र चिन्ह में बदल जाएगा और ये को अभी ऐसे वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आपने सिरोरेखा एक करते हो तो इसकी लाइन इसके टच नहीं होनी चाहिए, टच हो जाएगी तो ये ड बन जाएगा। या तो आप सिरोरेखा एक मत करो और एक नहीं करते हो और सिरोरेखा एक करते हो तो इस अवग्र चिन्ह को थोड़ा नीचे लिखें ताकि ये ड न बढ़े। इस प्रकार इसका एक और उदाहरण है, जैसे वर्ड लिखा स प्लस अहम, स प्लस अहम, यहां भी इस शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और इससे पहले अ है, तो ये ओ में तो बदलेगा ही, ये ओ में बदल गए। अब इसका अवग्र बन जाएगा, इसका अवग्र रूप बन जाएगा और इसको वापस आप लिखोगे तो ये वर्ड बन जाएगा सो अहम। और आप सिरोरेखा भले ही एक करो लेकिन इसको अलग ऐसे लिखो। वैसे एक और वर्ड है इसमें, जैसे मना, मन प्लस अभिलाष, मना प्लस अभिलाष, इस शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले है, बाद में यह है। अ वैसे घोष वर्ण है लेकिन यह अवग्र रूप में बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा मनो अभिलाषा। यह अवग्र चिन्ह अ ही बोला जाएगा, इसका उच्चारण अ नहीं होगा, लेकिन सिरोरेखा एक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह अ है न कि ये ड है। तो ये हो गया इसका दूसरा टाइप। इधर यहां पहला टाइप, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मन, मन प्लस ज, मन प्लस जय, ये जय कैसा वर्ण है? घोष वर्ण,
जय कैसा वर्ण है? घोष। इसका अंतिम वर्ण देख लो, न के साथ क्या है? अ, और बाद में विसर्ग। ये देख लो, ये स्थिति बन रही है तो ये विसर्ग है, ओ में बदलेगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। और ये शब्द बन जाएगा मनोज। क्या बन जाएगा? मना हरि मन, जय हरि जन्म लेना, मन में जन्म लेता है उसे मनोज कहते हैं। मन में कौन जन्म लेता है? कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची मनोज कहो, कामदेव कहो, अनंग कहो, सरसिस कहो, ये इसके पर्यायवाची है। और मैंने अगला लिखा तप प्लस बल, तो इससे नई वर्ड बन जाएगा ये विषय को, यानी ये ब घोष वर्ण है। ब कैसा वर्ण है? घोष। इस वजह से ये विसर्ग ओ में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा तपोबल। तपोबल। और जैसे तप, तप प्लस वन, तो ये शब्द बन जाएगा तपोवन। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे 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 मैंने लिखा तप तिर प्लस हित, तो ये वर्ड बनेगा तिरोहित। और जैसे पुरो प्लस हित से वर्ड बनेगा पुरोहित। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे पुरो प्लस था से शब्द बन जाएगा पुरोधा। यानी यहां एक ही बात ध्यान रखनी है कि विसर्ग के बाद घोष वर्ण आए और विसर्ग से पहले अ आए तो विसर्ग ओ में बदलेगा। आगे देखते हैं नियम नंबर 2। नियम 2, विसर्ग का र, विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग रे में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग का रे में परिवर्तन घोष वर्ण परे रहते। यानी यहां एक नियम है कि जब विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर स्वर आए
विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद घोष वर्ण आए तो घोष वर्ण आए तो विसर्ग विसर्ग र में बदल जाएगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ इनका उदाहरण लिखा, यानी प्लस और यहां लिखा अ को छोड़कर वर्ण, अ को छोड़कर स्वर वर्ण, और आगे घोष वर्ण आए, घोष वर्ण आए तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, ये विसर्ग रे में बदल जाएगा। ये इसका एक सूत्र बनता है। तो देखिए इनके उदाहरण अपन आगे करते हैं। जैसे मैंने लिखा दो धन लब, दो धन लब। यहां देखो ल कैसा वर्ण है, ल घोष वर्ण है, ल घोष वर्ण है। और यह विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले उ है, यानी अ को छोड़कर है, द के साथ उ जुड़ा है और उसके बाद विसर्ग है। यानी उ आने की वजह से, यानी अ को छोड़कर वर्ण आने की वजह से यह विसर्ग रे में बदल जाएगा। और ये उ और द यथावत दो विसर्ग रे में बदल गया और लब। अब इसे आप जोड़ो तो शब्द बन जाएगा दुर्लभ। दुर शब्द का अर्थ होता है कठिन, लब है प्राप्त होना, जो प्राप्त होना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। बोलते नहीं, ये दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, वैसे एक शब्द लिखा दू प्लस गम, दू प्लस गम। यहां पर ये घोष वर्ण है, इस वजह से ये विसर्ग र में बदल जाएगा और यहां वर्ण बनेगा दुर्गम। दूर है नहीं कठिन, गम है नहीं गमन करना या जाना, जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हैं जो अपन आगे करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा नी प्लस धन, नी प्लस बल, नी प्लस बल, नी प्लस धन, और मैंने लिखा दो प्लस बल, धनु, धनु प्लस धारी, आसी, आसी प्लस वात, आसी, आसी प्लस वचन, नी, नी प्लस बंध। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इतने वर्डों के माध्यम से अपन समझेंगे इन उदाहरणों के माध्यम से
जैसे ये ध कैसा वर्ण है, ये ध है जो त वर्ग का चौथा वर्ण है। घोष वर्ण में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह और सभी स्वर ये घोष होते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना। तो ध चौथा वर्ण है यानी घोष वर्ण है। चौथा वर्ण है यानी क्या है? घोष वर्ण। तो अपन इस विसर्ग को रे में पहले देख लेंगे न। इससे पहले कौन सा स्वर है? विसर्ग से पहले ई है, यानी अ नहीं है, ई है। और इस वजह से यह विसर्ग रे में बदल गया और अपन ने लिखा धन। और इस शब्द को ऐसे जोड़ोगे तो ये र आधा है, स्वर रहित रे होता है, वो पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाता है और ये शब्द बन गया निर्धन। निर यानी बिना, धन यानी धन, मतलब बिना धन के, जिसके पास संपदा धन वगैरह नहीं हो उसे निर्धन कहते हैं, बिना धन के। ये निर्धन शब्द गरीब का पर्यायवाची, दरिद्र का पर्यायवाची। इसी प्रकार यहां वर्ण बन जाएगा, विसर्ग र में बदलेगा और डायरेक्ट मैं लिखता हूं ये शब्द बन गया निर्बल। यहां विसर्ग र में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा आसी और ये शब्द पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठेगा और ये शब्द बन जाएगा आशीर्वचन। यहां पर भी ये घोष वर्ण आने की वजह से विसर्ग र है और ये शब्द बन जाएगा दुर्बल। और इसको वापस आप सिरोरेखा एक करोगे तो ये आधा स्वर रहित रहे, पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाएगा दुर्बल। इसी प्रकार यहां भी विसर्ग र में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा धनो र और ये पीछे वाले ऊपर बैठेगा। इस प्रक्रिया को रेफ कहते हैं। र की विशिष्ट स्थिति बनती है और ये धनुर्धारी वर्ण बन जाएगा। यहां ये घोष वर्ण है, वह कैसा वर्ण है? घोष वर्ण। वह घोष वर्ण होने की वजह से विसर्ग र में बदल गया और ये शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। और इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद। वैसे ही यहां पर विसर्ग, ये घोष वर्ण है तो विसर्ग र में बदल गया। पहले देख लो इन सब में इसका अंतिम वर्ण ई, ओ, ए यानी अ को छोड़कर वर्ण, इसलिए विसर्ग र में बदल रहा है। यानी बाद में घोष वर्ण है तो यह भी ये शब्द बन जाएगा नी र बन ध। इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा निर्बंध। निर्बंध, ठीक है। निर का अर्थ बिना भी होता है, रहित होता है, ठीक है, और परे भी होता है। तो देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिखा नी प्लस गुण, नी प्लस गुण। इसका अंतिम वर्ण विसर्ग है। विसर्ग से पहले ई है, यानी ई है, ये विसर्ग है और यह घोष वर्ण है। इस वजह से यह विसर्ग र में बदलेगा और यह मैंने लिखा नी, वापस लिख लो नी र गुण और ये शब्द बनेगा निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है, वैसे निर्गुण का शब्द का सीधा बिना गुण के, लेकिन यहां निर्गुण शब्द का अर्थ लिया जाता है गुणों से परे। जो गुणों से परे है, जिसे गुणों में नहीं बांधा जा सकता, उसे निर्गुण कहते हैं। तो निर शब्द का अर्थ परे भी होता है, बिना भी होता है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ इसका लिया जाता है। तो अब आगे चलते हैं। ये अपनी दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। पहला तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन, घोष परे रहते, लेकिन प्लस से पहले क्या होना चाहिए? प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और उससे पहले अ, तब विसर्ग
ओ में बदलेगा। और दूसरे नियम में प्लस से पहले अ को छोड़कर वर्ण और बाद में घोष वर्ण। घोष वर्ण तो इन दोनों नियमों में स्थिति सेम बनती है, लेकिन जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन करते हैं नियम नंबर 3, नियम विसर्ग संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अंत तथा पुनः, अंत तथा पुनः उपसर्ग के बाद घोष वर्ण आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन। ये दो वर्ड ऐसे हैं अंत तथा पुनः, जैसे मैंने लिखा अंत प्लस घोष वर्ण, और दूसरा मैंने लिखा पुनः प्लस घोष वर्ण, पुनः प्लस घोष वर्ण। इन दोनों वर्णों के बाद देखना यह है कि देखो नियम नंबर फर्स्ट पढ़ा, उसमें भी प्लस से पहले विसर्ग था, विसर्ग से पहले अवर्ण और बाद में घोष वर्ण। पुनः में और अंत में वही स्थिति बनती पहले नियम की, लेकिन ये दो स्पेशल वर्ड है। इन दोनों वर्डों के बाद अंत और पुनः उपसर्गों के बाद अगर घोष वर्ण आता है तो उसको विसर्ग को ओ में नहीं चेंज करके किस में करना है, रे में करना है। जैसे मैंने शब्द लिखा अंत, अंत प्लस आत्मा, अंत प्लस आत्मा। या आ कैसा वर्ड है, आ घोष वर्ण है, ठीक है, तो विसर्ग को रे में बदलो, ठीक है, भले ही अ आए, आपको अब अब विसर्ग से पहले वाला स्वर नहीं देखना है, या अंत और पुनः शब्द देखना है। अंत शब्द आ गया तो विसर्ग को आप बाद में घोष वर्ण आ गया तो आप सीधा ही इसको रे में बदल दो, अंत प्लस आत्मा, और अब आप इसे जोड़ोगे तो ये वर्ड बन जाएगा अंत, आ की मात्रा रे को, और ये अंतरात्मा शब्द बन जाएगा। अंत नहीं, अंदर, अंदर की आत्मा, आत्मा को चुन करके, अपने भीतर की आत्मा उसको सुन करके कोई डिसीजन लेना, उसे अंतरात्मा कहते हैं। बोलते नहीं इसके अंतरात्मा जानती, ठीक है, इसके भीतर बैठी हुई आत्मा जानती। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा अंत प्लस जगत, ठीक है, अंत प्लस द्वंद्व, ठीक है, तो यहां पर विसर्ग रे में बदलेगा और ये वर्ड ऐसे बन जाएगा अंतर जगत, और ये शब्द बन जाएगा अंतर, अंतर जगत, ठीक है, अंतर, अंतर, यहां भी विसर्ग रे में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा अंतर द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व का मतलब दो, दो के मध्य संघर्ष, अंतर्द्वंद, अपने अंदर दो के मध्य संघर्ष को अंतर्द्वंद कहते हैं, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन अपन को एक ही उदाहरण से सब कुछ समझना है। आप बहुत सारे इसके संबंधित तो उदाहरण आप समझ सकते। मैंने यहां पर एक स्वर भी लिख दिया, बाद में स्वर आता है वो भी लिख दिया, और बाद में व्यंजन आता है वो भी लिख दिया, व्यंजन में। तो एक मैंने व्यंजन का उदाहरण, स्वर का उदाहरण दे दिया है कि स्वर आता है तब तो आपको क्या करना है,
तब तो आपको जो विसर्ग रे में बदलता है उसको पीछे वाले वर्ण के ऊपर बिठाना है, रेफ करना है, यानी इसकी विशेष स्थिति बनानी। और बाद में अगर स्वर आता है तो रे के साथ स्वर की मात्रा मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। यहां पर मैंने लिखा पुनः प्लस, यहां जैसे मैंने एक वर्ड लिखा जो बहुत ही बार बार परीक्षा में आता है, परीक्षार्थियों को विचलित करता है। मैंने शब्द लिखा पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन। यह बड़ा गजब का प्रश्न है। इसमें यह शब्द शुद्धि में भी आता है। इसे पूछते हैं कि पुनः, ऐसे पूछते हैं कि पुनरावलोकन होता है या पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन होता है या पुनरावलोकन होता है, शुद्ध अशुद्ध में आता है, ठीक है। तो वहां अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये संधि शुद्ध अशुद्ध शब्दों, अशुद्ध शब्दों के निवारण में भी काम आएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां वर्ड लिखा, ये घोष वर्ण है। अ कैसा वर्ण है? होश। और ये पुनः शब्द देख लिया सीधा, तो ये विसर्ग आप र में बदल लो और अब आप लिखो पुनः, पुनः और अवलोक। अब आपको क्या करना है? अब इसे जोड़ना है और आपने पो न र के बाद अ की मात्रा है तो र पूरा हो गया, वलोकन। क्या शब्द बन गया? पुनरावलोकन। पुनः यानी दोबारा, अवलोकन यानी देखना, जांचना, पुनः से देखना, उसे पुनरावलोकन कहते हैं। तो संधि की प्रक्रिया से पुनरावलोकन शब्द होते हैं, लेकिन अपन पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं और ये गलत उच्चारण अपने करना सीख लिया है और अपन पुनरावलोकन बोलते रहते, ठीक है। तो ये इससे अपन को डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने एक वर्ड और लिखा, मैंने लिखा पुनः प्लस जन, ठीक है। और ये शब्द क्या बन जाएगा? यहां पर विसर्ग र में बदल, क्योंकि आगे घोष वर्ण। जब इसे वापस आप जोड़ोगे तो पुनः र जन और आप यहां लिखोगे तो ये शब्द बन जाएगा पुनर्जन, पुनर् फिर से जन्म, उसे पुनर्जन्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, ठीक है। तो इसको देखना है, कम से कम उदाहरणों से अपन करेंगे और एक ही उदाहरण को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने एक वर्ड और लिख लिया, जैसे मैंने इस पुनः वाला उदाहरण लिख लिया। जैसे मैंने शब्द लिखा पुनः प्लस एक क्षण, पुनः प्लस एक क्षण, ठीक है। मैंने शब्द लिखा पुनः प्लस उपयोग। यहां पर कैसे है? जैसे विसर्ग है, ये घोष वर्ण है, ये कैसा वर्ण है? ई घोष वर्ण। या ऊ भी क्या है? ये घोष वर्ण। इसलिए ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रे। या विसर्ग भी किस में बदल जाएगा? रे। और मैंने शब्द लिखा पुनः र एक क्षण। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको वापस जोड़ना है, रे के साथ ई की मात्रा लगानी है और शब्द बन जाएगा पुनरीक्षण, ठीक है। पुनरीक्षण। इधर प्रकार यहां भी पुनः का मतलब दोबारा उपयोग करना, दोबारा से। तो यहां पर पुनर उपयोग और इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा पुनः, देखो पुनरुपयोग। या भी शुद्ध अशुद्ध में ये वर्ड आता है। देखो रे शब्द है, इस रे के बाद अगर ये ऊ आता है और अगर रे के बाद ये दीर्घ ऊ आता है तो यहां छोटा कौन सा बड़ा? तो रे के बाद ऊ की मात्रा आती है तो ये रे रू ऐसे बनता है, रे के बाद दीर्घ ऊ आता है तो रू ऐसे बनता है, ये रू ऐसे बनता है।
ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, एक हर्ष ऊ की मात्रा है। रे के साथ कई क्या करते हैं कि रे के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे कई रे ऐसे लिख देते हैं, और कई रे के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ये नहीं होता है रे में। इसमें ये सही है और ये सही है, और इसकी स्थिति भी ये बनती है। जैसे रुपया शब्द है, रुपया के अंदर ऊ की मात्रा छोटी होती है, रुपया, क्योंकि रुपया कितना भी मिलो वो छोटा ही लगता हमेशा, ठीक है। और गुरु शब्द होता है ना, गुरु शब्द में भी ऊ की मात्रा छोटी लगती है। लेकिन रूप शब्द होता है, रूप, उसमें ऊ की मात्रा बड़ी लगती है, क्योंकि रूप बाहर से दिखने में बड़ा होता है, ठीक है। और गुरु शब्द, गुरु अपने नाम में मात्रा छोटी लगाता है, दोनों ही मात्राएं छोटी। गुरु गुणों से बड़ा होता है, नाम से, अपने नाम में इसलिए छोटी मात्रा। लेकिन गुरु जब उपदेश देते हैं तो वहां उनकी मात्रा बड़ी लग जाती है, क्योंकि वहां गांठ बढ़ जाती है और वहां शब्द बन जाता है गुरु उपदेश, ठीक है। तो यहां ऊ की मात्रा बड़ी। मैंने यहां ऊ बताने के, रे के साथ ऊ का प्रयोग बताने के लिए लिखा, गुरु प्लस उपदेश से गुरु उपदेश बनता है। या कौन सी संधि होगी वो आपको पता होगा, ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाता है। यानी यहां रू है, गुरु उपदेश में गांठ बनी है, यानी यहां रू की मात्रा बड़ी है, निदृक शोषण थी। तो देखिए अब अपन आगे चलते हैं। 3 नियम कर लिए हैं अपने, अब चौथा नियम, नियम नंबर 4। चार नियम यह है कि विसर्ग का यथावत रहना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर विसर्ग यथावत रहना, ऐसे बहुत कम ही वर्ड हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अंतः प्लस कर, ऐसे फिक्स शब्द हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रातः प्लस काल, रजः प्लस कण, पायः प्लस पान, अधः धन पतन, मनः प्लस काम। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर विसर्ग क्या रहता है, यथावत रहता है। ये फिक्स शब्द हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहां पर विसर्ग यथावत रहेगा। अंतः प्लस कर्ण या शिरोरेखा एक नहीं होगी, अंतः और कर्णी प्लस हट जाएगा। प्रातः काल में प्रातः काल, रज कर्ण, पयः पान, अधः पतन और मनः काम। यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड कई जगह, हर जगह ऐसे लिखा जाएगा मनोकामना। शुद्ध अशुद्ध में ये बहुत बार आता है और ये गलत है। ये गलत है। कैसे गलत है कि अब आप देखो कि मनः प्लस कामना, प्लस से पहले तो विषय है, विषय से पहले अ है, ये तो ठीक है। लेकिन प्लस के बाद तो घोष वर्ण नहीं है, क है, क तो अघोष वर्ण है। घोष वर्ण आता है तो विषय को में बदलता है। और यहाँ अपन बार बार कहीं भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण, हर जगह ऐसा देखा जाता है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह वर्ण अशुद्ध है। मन कामना शुद्ध वर्ण है, यानी यहां पर विसर्ग यथावत रहेगा। शुद्ध शब्द मना कामना है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिएगा, ये अपना नियम 4 हो गया।
अब नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप। कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर विसर्ग लोप हो जाता है। जब विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आए, विसर्ग के बाद कुछ स्वर वर्ण आए तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। स्वर वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं? तो देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा यथा, यथा प्लस इच्छा। ये वर्ड जब जुड़ेगा तब यह विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये शब्द सीधा जुड़ जाएगा यथा इच्छा, जैसी इच्छा है। जैसे मैंने शब्द लिखा अतः प्लस एव। अब ये तो आपने शब्द देखा नहीं, लेकिन ये तो आपने बहुत बार देखा है। और इसको आप जोड़ोगे तो यह विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा आदि। ऐसा तो वर्ड आपने देखा, लेकिन यथा इच्छा ऐसा देखा नहीं। लेकिन कई क्या करते हैं कि यहाँ ई आई है तो आ और ई मिलकर के ये हो जाता है गुण स्वर संधि। गुण नहीं होगी क्योंकि यहाँ विसर्ग पहले से आया है, तो यहाँ विसर्ग संधि है। क्या है? ऐसे भी एक और उदाहरण है, जैसे मैंने शब्द लिखा पाया प्लस आदि, और ये जुड़ेगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, पाए आदि, ऐसे वर्ड बन जाएगा। तो यथा प्लस इच्छा, यथा इच्छा, आधा प्लस एव, आधे, पाया प्लस आदि, पाए आदि। ऐसे कुछ वर्ड हैं जहां पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और बाकी वाला जो स्वर है वो एज इट इज, जैसा है वैसा लिखा जाता है। तो यहां भी वह विसर्ग संधि है। तो अपने अभी पढ़े हैं नियम 5 पढ़ लिए हैं, और अब पढ़ेंगे नियम 6। नियम नंबर 6, अघोष वर्णों की संधि। अघोष वर्णों की संधि। अघोष वर्णों की संधि कैसे? तो लिखिए, जब विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आए, वर्ण आए, आए तो विसर्ग, विसर्ग निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है कि विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग के बाद अगर च, श और श, तो यहां पर
विसर्ग स में बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? स। ये तो पहला। दूसरा, विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब क ख ट ठ प फ क ख ट ठ प फ या स वर्ण से स्टार्ट होने वाले शब्द आए तो ये विसर्ग इस स में बदल जाएगी। और तीसरा, विसर्ग के बाद अगर त, थ और स तो ये विसर्ग दंत्य स में बदलेगा। यानी अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? च, श, श, क, ख, ट, ठ, प, फ और श, त, थ, स। यानी ये टोटल 3 3 6 9 3 12 13 है। अब इनकी संधि कैसे होती है, अलग अलग में ये कैसे चेंज होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने सबसे पहले शब्द लिखा नी प्लस चित्त, नी प्लस चित्त। विसर्ग के बाद च वर्ण यानी अघोष वर्ण देख लिया। अब च है इसलिए इस विसर्ग को किस में बदलना है? इस स में बदलना है। तालव्य स में बदलना है और ये शब्द बन जाएगा नी स ची त। और इसको आप लिखोगे वापस तो आपको ऐसे लिखना है नी स च और च के इधर ई की मात्रा घुमाना है और निश्चित। नी प्लस चित से क्या बनेगा? निश्चित बनेगा। ऐसे ही मैंने शब्द लिखा नी प्लस चेतना। नी का अर्थ है नहीं या बिना या रहित। जैसे मैंने यह वर्ड लिखा तो यहां च से स्टार्ट होने वाला वर्ण आया तो ये विसर्ग इस स में चाहिए। ठीक है। और ये वर्ड चेतना, और इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा निश्चेतना। निश्चेतना। और मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा नी प्लस शुल्क, क्या लिखा? नी प्लस शुल्क। यह स है, यानी देखिएगा ये इनमें से है। ठीक है। तो विसर्ग को आपको इस स में बदलना है और वापस पुनः लिखना है नी स शुल्क और आप वापस इसे लिखोगे तो ये वर्ड बन जाएगा निःशुल्क। निःशुल्क। आगे देखो, जैसे मैंने वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा दू प्लस चिंता। दू प्लस चिंता। दो प्लस चिंता। यहां जैसे मैंने लिखा ये विषय इस स में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये च वर्ण आया और फिर वापस यूं लिखूं
और फिर मैं शिरोरेखा एक करूंगा तो इसको फिर से लिखूंगा। मैंने लिखा दुश्चिंता। दुष् का अर्थ है बुरी। बुरी चिंता कैसी होती है? ऐसी चिंता जो भविष्य को लेकर के की जाती है, दुश्चिंता। चिंता भले करो लेकिन दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसे एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पढ़ते पढ़ते कुसमझित हो जाता है कि यार संधि पढ़ रहे हैं कब से ही, यार इतने क्या नियम है इसके अंदर, बोरिंग हो गए। तो बोर भी नहीं होना है कि बहुत शॉर्ट तरीके से, ये मैं बहुत कम उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना है और कभी दुश्चिंता से ग्रसित नहीं होना है। चिंता भले करो लेकिन दुश्चिंता नहीं करना। थोड़ा बहुत तनाव कार्य करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन ज्यादा तनाव नहीं। तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। टेंशन टेंशन टेंशन, ज्यादा तनाव लिया तो फिर डिप्रेशन में चले जाए। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। तो फिर वो अवसाद ग्रसित हो जाएगा तो फिर उसे गोलियां खानी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा प्रेक्षक की चिंता नहीं करें, दुश्चिंता से ग्रसित नहीं। तो चलिएगा अब आगे करते हैं इसका। जैसे मैंने शब्द लिखा नी धन पा, प से स्टार्ट होने वाला वर्ण है, यानी प इनमें से है और उससे पहले विसर्ग है, यही देखना है। और आपको सीधा ही स को किस में बदल देना है? मूर्धनी। और ये शब्द बन जाएगा निष्पाप। इसको वापस आप फिर से लिखोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा निष्पाप, निपाप रहित, पाप से रहित। ऐसे और भी वर्ड हैं, जैसे मैंने लिखा नी प्लस कंटक, और मैंने लिखा धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। तो क्या बनेगा? यानी क वर्ड आने की वजह से, क वर्ड आने की वजह से ये विसर्ग इस स में चेंज हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा निष्कंटक। कंटक यानी बाधा, बाधा से रहे, निष्कंटक, कोई कांटे नहीं जिस मार्ग में, उसे कहते हैं निष्कंटक मार्ग। कांटों से रही, बाधा से रही, उसे निष्कंटक कहते हैं। तो निस शब्द का अर्थ रहित भी होता है और बिना भी होता है। यहां धनु ये स में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार, यानी यह विसर्ग है और विसर्ग से में बदल जाएगा। आगे चलिए इसका उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अब कुछ और उदाहरण करेंगे। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नी प्लस संतान, नी प्लस संतान। यहां आपको देखना है कि ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? सर, और उससे पहले विसर्ग है। तो सीधा ही देखना है कि सर से स्टार्ट होना, ये तीनों में से हैं, तो आपको इसको सीधा इस स में बदलना है, नी स संतान, और ये शब्द बन जाएगा निस्संतान। जिसके कोई संतान नहीं हो उसे निस्संतान कहते हैं। संतान से रहित या बिना संतान के उसे निश्चंतान कहते हैं। इस प्रकार इसका एक और उदाहरण है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा 2 + 7, 2 + 7। इस शब्द का अंतिम वर्ण, इस शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और इसका पहला वर्ण स है और एक अघोष है और श है। इस स आने की वजह, विसर्ग के बाद स आने की वजह ये स में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा
दुस्साहस। साहस तो किया है लेकिन दुस्साहस किया है। दुस का अर्थ बुरा होता है। बुरे कर्मों के लिए साहस करना उसे दुस्साहस कहते हैं। साहस करने वाला दुस्साहसी कहते हैं। तो साहस करना चाहिए, वो सत साहस करना चाहिए। अच्छे कर्मों के लिए साहस करना चाहिए, बुरे कर्मों के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तो कई लोग अपराध करते हैं यानी बुरा कर्म करते हैं तो उसे साहसी कभी नहीं कहेंगे, उसे दुस्साहसी कहेंगे। कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की साहस करता है तो वो साहसी नहीं है, फिर वो दुस्साहसी है। तो ऐसे अपन ने ये पढ़ा है, कुछ उदाहरण अपन इसके करेंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा दो प्लस परिणाम। अगला वर्ड लिखा मैंने दो प्लस कर्म। अब सबका साथ में लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने शब्द लिखा नी प्लस कर्ष, और मैंने लिखा पू प्लस कर, और मैंने इधर वर्ड लिखा जैसे मैंने लगा दो प्लस शासन, दो प्लस शासन। नी प्लस एक चित्त भी होता है और एक चिंत भी होता है। नी प्लस छल। तो ये कुछ उदाहरण हो रहे हैं। और मैंने यहां लिखा ये विषय स में बदलेगा क्योंकि स आने की वजह से, और ये दुशासन बन जाएगा, और ये वर्ड बन जाएगा निश्चिंत। कहने निश्चिंत होकर के सो, चिंत है नहीं, चिंता निश्चिंत नहीं, बिना चिंता के सो, निश्चिंत होकर के सो जाओ। सल यानी कपट, निस यानी नहीं, निश्चल बोलते नहीं, ये निश्चल भाव से भक्त करता है, भक्ति करता है, ये निश्चल व्यक्ति है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का कपट नहीं है। यानी निश्चल का अर्थ होता है कपट रहित, बिना कपट, उसे निश्चल कहते। इसी का एक ऐसा प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर, और वर्ड ये था कि निश्चितता। निश्चितता वर्ड है, इसका विच्छेद कैसे होगा? तो इसका वर्ड अगर इसका संधि विच्छेद बोले तो नी प्लस चित्ता हो जाएगा, चित प्लस ता, ऐसे। लेकिन अगर इसका संधि की दृष्टि से ऐसा होगा, संधि के रूप में। लेकिन अगर इसे अपन उपसर्ग के रूप में कहेंगे तो इसको निश प्लस चित प्लस ता। इसको वापस आप जोड़ोगे तो विषय की स में बदल जाएगा और ये वर्ड बन जाएगा निश्चितता। और इसको भी वापस आप जोड़ोगे तो यह से वापस उस तालव्य में बदल जाएगा। ये उपसर्ग में अपन पढ़ेंगे, ये निश उपसर्ग आगे आएगा तो विसर्ग संधि की दृष्टि से ये वर्ड है। और ये कई बार आता है प्रश्न में, तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है कि निश्चितता आता है तो आपको अलग करना है। तो या तो आप संधि करो तो ऐसे अलग करो, और उपसर्ग के रूप में करो तो ऐसे करो। ये उपसर्ग के रूप में ऐसे अलग करना है, उपसर्ग के रूप में तो आपको ऐसे अलग करना है, और संधि के रूप में ये करना है। कई क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, निस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि निस प्लस
चित प्लस निस प्लस निस प्लस चित प्लस ता। तो ये है ना, ये इसका जो विच्छेद है, ये विच्छेद गलत है। उपसर्ग के रूप में याद आपको करना तो ये तरीका सही है, और संधि के रूप में ये। वैसे ये अपन उपसर्ग, उसमें आगे उपसर्ग पढ़ेंगे तो करेंगे इसी विसर्ग से, इसी से आपको ये बनेगा नी, नी से ही निस बनता है, ठीक है। और ये निस और ये निस, तीनों ही निस इससे बनते, ठीक है। और इस नी से ही निर शब्द बनता है, निर, ठीक है। इससे ही निर बनेगा और इससे ही निस बनेगा, इस विसर्ग से। यानी आगे अघोष वर्ण आता है तो ये विसर्ग इन स में चेंज होगा, इन स में। विसर्ग उपसर्ग के रूप में इसमें होगा, और बाकी ये अपन अभी अलग अलग इसके टाइप पढ़े। और यहां पर अगर घोष वर्ण आता है विसर्ग के बाद तो ये रे में बदलता है, ये अपन उपसर्ग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये निश्चितता वर्ण पढ़ लिया। इससे आगे अपन देखते हैं, जैसे दुष्परिणाम है तो इसका अपन ये शब्द लिखेंगे दुष्परिणाम। दुष् यानी बुरा, बुरा नतीजा, परिणाम है नतीजा, बुरा नतीजा उसे दुष्परिणाम कहते हैं। जो बुरे कर्म कहते हैं, जिसका बुरा कर्म है उसे दुष्कर्म कहते हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, अच्छे से किसी चीज का अच्छे से उसे बताना, उसे निष्कर्ष कहा जाता है। तो नीधन कर से क्या बना, निष्कर्ष बना। पूधन कर से पुष्कर, यानी क है और विसर्ग, तो ये वर्ड बन गया पुष्कर। अब आगे देखिए, अगले वाले इन दोनों का अपन ने और उदाहरण दिए हैं। तो तीसरा इस स वाला, इस स वाले भी कुछ उदाहरण देते हैं, ठीक है। यानी विसर्ग स में बदलता है, विसर्ग किस में बदलता है, विसर्ग है वो छ में बदलता है। कब बदलता है, विसर्ग स में बदलता है विसर्ग स में बदलता है। यानी ये तीन वर्ण आए, त, थ और स। तो नी प्लस संतान अपने दिया, दु प्लस सास दिया। कुछ और वर्ड है, जैसे मैंने लिखा नी प्लस पारण, ठीक है। नी प्लस तेज, नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह। तो इनका क्या बनेगा, तो यह बनेगा, यह सीधा इस स में बन जाएगा निस्तारण, निस्तेज, तेज से रहित, निस्तेज। कोई निसंदेह नहीं, बिना संदेह के उसे निसंदेह कहते हैं। तो ये बनेगा, ये तीसरा इसका जो अघोष वर्ण में तीसरा नियम अपने पढ़ लिए। अब अपन कुछ और भी वर्ण है
वैसे संस्कृत में इसे रोरी संधि कहते हैं। सातवां जो अपन रोरी करते हैं, डरलो पे पूर्वज रोरी, अपन इसमें हिंदी में अलग से ही देखते हैं। जैसे नी शब्द है, नी के बाद रव आया और नी के बाद रस आया और नी के बाद अगर रोग आया तो यह कुछ विशिष्ट स्थिति बनती है कि विसर्ग से पूर्व वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पूर्व वाला वर्ण क्या होता है? दीर्घ। जैसे पहले तो ये घोष वर्ण है, क्या है? घोष। ये सारे घोष वर्ण है, ये भी घोष वर्ण है, ये भी घोष वर्ण है, ये भी घोष वर्ण है, ठीक है। अब रव का अर्थ है ध्वनि, रो का अर्थ है ध्वनि, नी का अर्थ है नहीं या रई। ये घोष वर्ण आने की वजह से ये विसर्ग है जो रे में बदलेगा। मैंने आपको बताया कि अ को छोड़ करके कोई वर्ण आए तो विसर्ग किसमें बदलेगा? विसर्ग रे में बदलेगा। अ को छोड़ करके वर्ण आए विसर्ग से पहले और बाद में अगर घोष वर्ण आए तो विसर्ग किसमें बदलेगा? विसर्ग बदलेगा र। और यहां ये इससे कुछ उदाहरण ऐसे हैं इस संधि के तहत रोरी, र के बाद र आ जाए। अब ये र के बाद र आ गए तो इस र का तो क्या कर दो? लोप। इस र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस र का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। इस र का लोप हो जाएगा। और ये पहले वाला वर्ण है, ये न के साथ ई है, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, बड़ी। तो न के साथ ई आया तो नी पूरा हो गया और इस रे का लोप हो गया, ये रव लिख दिया, नीरव। नीरव का अर्थ है रव यानी ध्वनि, री का अर्थ नहीं, ध्वनि रही। ध्वनि ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। वैसे नीरव गूंगा को भी कहते हैं, गूंगा, वो कोई ध्वनि नहीं निकाल सकता, उच्चारित नहीं करता है। नीरव बिना रव के, कहते हैं नीरवता सा गई, एकदम खामोशी सा गई, सन्नाटा पसर गया, नीरवता सा गई, तो नीरव। अपने अंदर भी कभी कभी गूंज उत्पन्न होती है, लेकिन आदमी सुनसान एकदम गमगीन हो जाता है तो अंदर भी कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, तो इसे नीरव कहते हैं। बिना रव के, बिना ध्वनि के उसे नीरव कहते हैं। इसी प्रकार यहां भी ये र में बदलेगा, फिर इसका लोप होगा, इस नय के साथ ई की, इस र के साथ, इस नय के साथ ई की मात्रा ही बड़ी में बदल जाएगी और ये वापस न और ई और रस जुड़ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा नीरस। नी है नी, रई, रस रई, नीरस। कहते नहीं ये क्लास बड़ी नीरस है, जीवन में बस नीरसता आ गई है। नीरस में ता प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, यानी नीरसता, कोई रस नहीं रहा। वही रस जो काव्य रस, वो रस है, भौतिक रस की बात नहीं कर रहा मैं। तो नीरस नहीं होनी चाहिए कोई भी। और नीरसता कब नहीं आएगी? जब आप अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे तो कोई नीरसता नहीं आएगी, नहीं तो नीरसता आ जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा सरस बनिए, रस सहित बनिए। इस नीरस का विलोम होता है सरस की भाषा। सरस सहज और सरल है, सरस बनिए, रस सहित बनिए, ये इसका विलोम हो गया। सरस का विलोम नीरस। तो विलोम शब्द भी हम इसमें सीखेंगे। आगे मैंने वही लिखा, ये घोष वर्ण है, इस वजह से ये रे में बदला और नए के साथ ई, इसका तो हो गया लोप। अब वापस आप लोग र के बाद र आता है तो इसका
ये दीर्घ में बदलेगा और फिर आप न इसका लोप हो गया, रोग लिखोगे और ये शब्द बन जाएगा निरोग। निरोग का अर्थ होता है रोग से रहित, रोग से रहित, जिसमें कोई रोग नहीं, ये निरोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा निरोग है। तो निरोग से निरोगम, निरोगी है, ये व्यक्ति निरोगी है, ठीक है, इससे कोई रोग नहीं होता है। नि प्लस रोग से निरोग शब्द बनता है। आगे अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तो एक निर में उपसर्ग पढ़ेंगे, निस भी पढ़ेंगे, केवल नी भी पढ़ेंगे, तो वहां अपन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और संधि वापस वहां सीखने को मिलेगी। तो अब चलिए आगे अपन चलते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा, अब इससे वापस इसी में कुछ और वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है दूर, जैसे इस संधि का देखते हैं तो मैंने शब्द लिखा दू, दू प्लस रम्य, ठीक है, दू प्लस रम्य, और ये शब्द बन जाएगा विसर्ग र में बदलेगा, ये र, ये दू और ये रम्य। वापस इसका क्या हो जाएगा, ये अलग होगा, ये ऊ, इसका वृद्धि लोप हो जाएगा, इस रे का लोप हो जाएगा, ये बड़ा ऊ में बदल जाएगा, द ऊ और रम्य, और ये शब्द बन जाएगा दुरम्य, दुरम्य, ठीक है। अब ये लगभग अपनी संधि विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपन आगे चलते हैं, एक बार इसका दोहरान करें, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने किया था नियम फर्स्ट, इसके नियम फर्स्ट में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, विसर्ग, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, घोष वर्ण परे रहते, ये कितना लिखा। अब बाकी आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग ओ में बदलेगा बाद में जब घोष वर्ण आए, पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और बाद में जो दूसरा पद का पहला वर्ण घोष हो तो विसर्ग ओ में बदलेगा। दूसरा आपके दिमाग में यह जाना चाहिए कि विसर्ग से पहले अ हो तो ही ये ओ में बदलेगा, ठीक है। नियम इसका दूसरा, विसर्ग का र में परिवर्तन घोष वर्ण परे रहते, घोष वर्ण परे, यहां विसर्ग रे में परिवर्तन होगा, घोष वर्ण परे रहते। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां पर तो विसर्ग से पहले क्या हो, या तो विसर्ग से पहले अ हो, और यहां पर विसर्ग से पहले अ को छोड़कर वर्ण हो तो विसर्ग रे में बदले। तीसरा नियम है अंतः तना पुनः उपसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर विसर्ग र में बदल जाएगा। अंततः तथा पुनः उपसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। ये तीसरा वर्ण है। अब इस और इसकी सिमिलरिटी हो रही है, लेकिन ध्यान यह देना है कि अंत और पुनः आ जाए तो फिर इस विसर्ग से पहले वाला स्वर देखना ही नहीं है, सीधा ही
रे में बदलना है। चौथा, विसर्ग का यथावत रहना। ये यथावत 5-6 वर्ड मैंने आपको लिखे थे, उसको याद करना है। पांचवा, विसर्ग का लोप होना। विसर्ग कहां पर लोप होते हैं, वो 3-4 वर्ड मैंने आपको लिखा है, वो ध्यान देना है। और छठा, अघोष वर्णों की संधि। अघोष वर्णों की संधि। अघोष वर्णों की संधि कहने का मतलब होता है कि यहां आपको एक बार फ्लो चार्ट में आप देख लो, ठीक है, कि विसर्ग कभी दंतीय स में बदलेगा, तालव्य में बदलेगा, कभी विसर्ग मूर्धन्य में बदलेगा, कभी विसर्ग दंती में बदलेगा। अलग अलग स्थिति ये आपको देखनी है कि यहाँ च, ये टाइप फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, च स और स। इधर देखना है 7 वर्ड है, क ख ट ठ ट ठ प फ और एक ये मूर्धन्य स। और इधर देखना है त थ और ये स। बस ये अपना हो गया। तो इस तरह ये स हो गया। और उसके बाद जो अपने 7वां जो बताया था, जो रे के बाद रे आए, तो पहले वाला वर्ण र का लोप हो जाएगा और पहले वर्ण दीर्घ हो जाएगा। रोरी जो भी है, डरलोपय, पूर्व, दीर्घो अणे, जो संस्कृत में होता है, लेकिन संस्कृत और हिंदी पूर्णतः अलग है। पूर्णतः अलग कैसे हैं? संस्कृत एकदम संयोगात्मक भाषा है और हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है। तो पूर्णतः वियोगात्मक है हिंदी, तो संस्कृत के ही वर्ड इसके अंदर हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत और इसमें काफी भिन्नता है, उसके अनुसार अपन को चलना है। तो ये थी अपनी विषयक संधि। अब अपन आगे पढ़ेंगे अपन उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद प्रत्यय पढ़ेंगे और उसके बाद समास पढ़ेंगे। तो ये चारों ही शब्द निर्माण के टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, एक बार मैं अपनी एक वाणी और ओजस्वी वाणी के साथ कुछ कोटेशन के साथ अपनी क्लास को खत्म करता हूं कि है कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके न वीर नर की मग में। खम ठोक ठहलता है नर जब पर्वत की जाते हैं पांव गढ़। मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है। तो बढ़ो तो इतना बढ़ो कि मंजिल लोहा मान ले, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पुस्तक तुमसे ज्ञान ले। थैंक यू, धन्यवाद। स्टॉप करो।